नमस्कार टीएफआई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिव चौधरी। आज हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक ऐसे फैसले पर बात करने के लिए बैठे हैं जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक 19-20 साल के लड़के ने 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसको मरा हुआ समझकर बाग में फेंक के चला गया। इसके बाद निचली अदालत ने उसको फांसी की सजा दी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। और उसके पीछे हाईकोर्ट ने एक लॉजिक दिया है कि आरोपी ने ब्रुटैलिटी नहीं की। कोर्ट ने कहा है कि ये केस ब्रूटल है, लेकिन इसमें ब्रूटैलिटी नहीं की। इसी पर हम आज बातचीत करेंगे कि कोर्ट के कहने के क्या मायने हैं, क्या इसका कोई कानूनी पक्ष है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रोहित कुमार। स्वागत है आपका टीएफआई पर। थैंक यू शिव। सर, सबसे पहली बात मैं ब्रूटैलिटी को लेकर ही आपसे जानना चाहूंगा। कोर्ट ने 30 पेज का जजमेंट दिया है और उसमें लिखा है आरोपी ने ब्रूटैलिटी नहीं की। जो पूरा जजमेंट है वही मैं पढ़ देता हूँ एक बार। नो डाउट दैट एप्लीकेंट्स एक्ट वाज ब्रूटल। आगे कोर्ट लिखता है बट इट इज ऑल्सो क्लियर दैट ही हैज नॉट कमिटेड ब्रूटैलिटी। तो बिना ब्रूटैलिटी के कोई ब्रूटल एक्ट कैसे हो गया? यानी कोर्ट ने जो कहा है, क्या इसका कोई कानूनी अर्थ है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला क्यों नहीं कोर्ट ने माना है? देखिए शिव, क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो फांसी की सजा होती है, वो जब अगर ट्रायल कोर्ट देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देता है, तो उसको हाई कोर्ट कंफर्म करता है। तो ये केस जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पे पहुंचा, तो ये एक रेफरेंस और केस था, जिसके अंदर कोर्ट का सिर्फ यही काम था कि इसको ये देखना कि क्या इस केस के अंदर डेथ पेनल्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और जब कोर्ट ने कई सारे एंगल्स को इस केस को देखा, तो उन्होंने इस कोर्ट को बोला कि ये अपराध जो है वो बिल्कुल ब्रूटल है, लेकिन ब्रूटैलिटी नहीं दिखती। देखिए, इसके 2 मायने हैं देखने के। क्या होता है कि जब भी कोई अपराध होता है, खास तौर से जब उसके अंदर किसी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो, किसी बच्चे के अगेंस्ट उसको किया जाए, उस केस के अंदर, और वो एक ऐसा अपराध हो जिसके अंदर रेप, मर्डर या इस तरह के एग्रीगेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात हो, तो ब्रूटल अपराध तो वो माना ही जाता है। लेकिन उस अपराध को किस तरीके से किया गया है, उसको किस इंटेंशन से किया गया है, और उसके बाद जो है जो अपराधी है उसने उसको अपराध को छुपाने के लिए क्या-क्या किया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को कोर्ट देखकर एक नतीजे पे पहुँचती है कि क्या अपराध करते वक़्त उस अपराधी ने ब्रूटैलिटी को किया है कि नहीं किया। एक सवाल उठता है इसके अंदर कि क्या हमारे देश के अंदर कोई एक ऐसा डेफिनेशन है जिसके अंदर हम ब्रूटैलिटी को डिफाइन कर सकें, या किसी कानून में उसको बताया गया है कि नहीं बताया गया है? और उसका आंसर है नहीं। ऐसा कोई भी एक हमारे देश के अंदर कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है ब्रूटैलिटी की। इसीलिए कोर्ट क्या करता है, जब रेफरेंस ऑर्डर आते हैं जहाँ पर डेथ पेनल्टी को कंफर्म या फिर डिनाई करना होता है, तो वो कई सारी चीज़ों को देखती है। और इस केस में ये बात का कहना कि ब्रूटल है पर ब्रूटैलिटी नहीं है, इससे मैं थोड़ा-सा असहमत हूँ, क्योंकि पूरा जजमेंट अगर हम पढ़ेंगे, तो आज की डेट में हालाँकि वो जो बच्ची है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन वो एक ऐसी कंडीशन में है कि वो शायद अपनी ज़िंदगी को अच्छे से ना जी पाए। वो उसके ऊपर एक बॉडीली इंजरी इस तरह की आई है, जिससे कि वो एक वेजिटेटिव कंडीशन में पहुँच गई है, और हो सकता है कि वो अपने ज़िंदगी को जिस तरह से उसको जीना चाहिए था, वो अब बिल्कुल भी नहीं जी पाएगी। और शायद ये एंगल जो है कोर्ट ने मिस किया है। लेकिन प्राइवेट पार्ट टीयर तक मिला था उसका, मतलब इतनी ब्रुटैलिटी थी, मैं इसको कहूंगा कि उसका बिल्कुल, प्राइवेट पार्ट पे टीयर कर दिया गया। बिल्कुल थी, और ये चीज़ समझनी बड़ी मुश्किल हो रही है इस स्टेटमेंट को देखकर, कि कोर्ट ये बोलता है कि एक्ट ब्रूटल है, लेकिन ब्रूटैलिटी नहीं दिखती। अब ब्रूटैलिटी के जो मायने हैं, वो कहीं पर स्पष्ट रूप से नहीं लिखे हैं हमारे देश में। किसी कानून में नहीं है। इसके ऊपर इतनी एग्ज़ॉस्टिव कमेंट्री किसी भी संवैधानिक कोर्ट ने, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसने नहीं किया है कि क्या ब्रूटल होना चाहिए, क्या ब्रूटल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केस को देख के ये लगता है कि ये अपराध अपने आप में बहुत ही ब्रूटल था, कि एक बच्ची को, 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह का अपराध करने के बाद उसको खेत में छोड़कर वो लड़का चला गया, और उसके बाद उसकी कंडीशन आज बच्ची की ऐसी है, जहाँ पर उसके आने वाली ज़िंदगी बहुत कठिन होने वाली है। और आपने सही बोला कि उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कुछ ऐसी इंजरीज़ थी, जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, ये अपराध बिल्कुल एक ब्रूटल अपराध है, और
अपराधी ने इसके अंदर ब्रूटैलिटी बिल्कुल दिखाई है। अच्छा, इस मामले में पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ था। पॉक्सो एक्ट में ये लिखा हुआ है कि 12 साल से अगर कम की बच्ची के साथ आप रेप करेंगे तो उसमें आपको फांसी की सज़ा दी जा सकती है। अब अपराध जब इतना जघन्य है, तो उसमें कोर्ट हमारी क्यों हिचकती है कठोर दंड देने में? यानी फांसी किसी को देने में ऐसा लगता है कि कोर्ट्स के ऊपर एक हिचक रहती है कि नहीं-नहीं फांसी नहीं दी जाए, कि सुधर जाएगा शायद आरोपी। देखिए शिव क्या होता है कि हमारे देश के अंदर पॉक्सो एक्ट तो अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है? 10-12 साल पहले ही वो पॉक्सो एक्ट आया है। लेकिन उससे पहले कि डेथ पेनल्टी का देना और किस कंडीशंस में दे रहे हैं, उसके ऊपर एक गहरा अध्ययन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर कई सारी जजमेंट्स हैं, जो न्यायालय को ये गाइड करती हैं कि किस केसेस में आपको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करनी चाहिए और किस केसेस में नहीं करनी चाहिए। बच्चन सिंह एक ऐसा केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2 पैरामीटर्स बनाए थे, जिसको ये कहते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस एंड एग्ग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस। तो जब भी कोई कोर्ट किसी भी अपराधी को मौत की सज़ा देता है, उसको ये दोनों के दोनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी जजमेंट के अंदर एक रीज़निंग देनी होती है कि क्यों किसी कोर्ट ने किसी अपराधी को मौत की सज़ा दी और क्यों नहीं दी। तो इसीलिए जब कोई भी ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जिसमें कि एक आदमी को किसी अपराधी को मौत की सज़ा दी जाती है, उस हाई कोर्ट में उसका कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी होता है। और हाई कोर्ट उन पैरामीटर्स को दोबारा से चेक करती है और देखती है कि क्या इसके अंदर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस मतलब कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, जिससे हम उस आदमी को, उस अपराधी को मौत की सज़ा ना दें, वो ज़्यादा है या फिर ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर हम ये देखें कि मौत की सज़ा देनी चाहिए। और इसका एक स्टैंडर्ड टेस्ट जो कोर्ट ने बोला है, उसको बोला है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। कि इतना रेयर होना चाहिए कि वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी को शेकन कर दे कि ये एकदम ऐसा अपराध है कि हर किसी के जो है वो सोचने के नज़रिए को बदल दे कि इस केस में तो इस पर्टिकुलर केस में तो उस आदमी को मौत की सज़ा मिलनी ही चाहिए। आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा शिव कि हमारे देश के अंदर जो सेंटेंसिंग पॉलिसी है, जो अपराध के अंदर पनिशमेंट देने की जो पॉलिसी है, वो रिफॉर्मेटिव पॉलिसी है। हमेशा कोर्ट एक बार ये देखता है एक्यूज़ साइड से भी कि क्या इस आदमी के अंदर कोई बदलाव की उम्मीद है? कि क्या इस आदमी ने चलो अपराध किया है, लेकिन क्या ये अगर जेल में रहेगा तो इसके अंदर कोई सुधार आ सकता है? समाज के प्रति इसके लिए कुछ इसकी सोच बदल सकती है? ना कि रेट्रिब्यूटिव है। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस ये होता है मौत के बदले मौत। अगर मर्डर हुआ है तो आप उसके अंदर केस के अंदर आप उसको अ, उ उसी के बराबर या उससे हार्श पनिशमेंट दे सकते हैं। इंडिया ने रेट्रिब्यूटिव सेंटेंसिंग पॉलिसी को कभी अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन उसने रिफॉर्मेटिव को लिया और बोला कि ठीक है, अगर किसी ने अपराध किया है और वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में नहीं है, तो उस केस के अंदर हम मौत की सज़ा ना देते हुए उम्र कैद करते हैं और एक मौका दिया जाए उस आदमी को भी जिसने ये अपराध किया है कि क्या वो सुधर सकता है जेल में रह के। नहीं, तो इसमें कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है, उसमें कई तरह के दावे और भी किए हैं। बोला है कि वो पढ़ा-लिखा नहीं था, जनजातीय समुदाय से था, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था, ऐसी-ऐसी बातें कही गई हैं। तो मतलब ये सब आधार क्या हो सकते हैं कि इन आधारों पे आप किसी को फांसी ना दें, इन आधारों पे किसी की सज़ा को कम कर दें? तो क्या ये पीड़िता के साथ अन्याय नहीं है? देखिए शिव वही बात है कि ये जो पूरा जजमेंट है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ है वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस पे हुआ। कोर्ट ने जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखा अपना कि ये जो अपराधी है, ये जिस बैकग्राउंड से आता है, उस बैकग्राउंड में हो सकता है कि ये एक अकेला अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली का। हो सकता है कि ये अकेला अपनी फैमिली का अपना इकलौता बच्चा हो और जो है इनके पास आस-पास कोई ना हो। और आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा जो इस केस से थोड़ा-सा अलग है कि एक रिसर्च कुछ टाइम पहले हमारे देश में हुआ था और ये सरकारी रिसर्च था जो सरकारी डेटा आता है, उसमें ये बताया गया कि अ, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को डेथ पेनल्टी देना बहुत आसान है। कोई भी कोर्ट उसको देने में हिचकिचाता नहीं है, ठीक है? लेकिन क्या सिर्फ़ ये देखना कि किसी की क्या
जाति है, किसी का क्या बैकग्राउंड है, इस पर किसी को पनिशमेंट देना या ना देना, ये मेरे हिसाब से आज भी एक चर्चा का विषय विषय है और इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये सब कंसिडरेशन क्यों की जाती है। हमें शायद सिर्फ़ जो न्यायपालिका का भी सिर्फ़ यही काम होना चाहिए कि वो सिर्फ़ ये देखे कि किसने किसके खिलाफ अपराध किया, उस अपराध की क्या ग्रेविटी थी, क्या उसके अंदर किसको लॉस हुआ। इसीलिए शायद आपका मानना भी बिल्कुल ठीक है कि क्या जो पीड़िता है, उस बच्ची को न्याय मिला कि नहीं मिला। लेकिन उम्र कैद अपने आप में एक बहुत ही हार्श पनिशमेंट है। ऐसा नहीं है कि उम्र कैद के अंदर जो है कोई भी रिलैक्सेशन दी जाती है। जेल के अंदर की जो ज़िंदगी है, वो भी बहुत अलग है, वो भी उतनी ही कठिन होती है। जैसा हम पिक्चरों में देखते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो कई केसेज़ में, कई रिसर्च में ये माना गया है कि डेथ पेनल्टी से ज़्यादा जो हार्श पनिशमेंट है, वो लाइफ इम्प्रिज़नमेंट मानी गई है। और वो हालाँकि मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर आप किसी जेल को विज़िट करेंगे, जिस कंडीशन में हमारे कैदी रहते हैं, वो सच में दयनीय है, वो अपने आप में बहुत इनह्यूमेन है। नहीं तो तो कई शायद बार एक ऐसे बैलेंस केसेस। तो शायद जी, जी, एक आप बात करें। इस तरह के जजमेंट जब आते हैं जिसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, तो उस तरह की जजमेंट के अंदर शायद कोर्ट एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है कि अ, दोनों तरफ से जो है एक संदेश जाए कि हाँ, कोर्ट ने बहुत हार्श पनिशमेंट भी अवॉर्ड करी है और जो पीड़िता का जो न्याय दिलाने का जो काम है उसने वो भी किया। शिव इसमें एक एक मैं आपको और उदाहरण देना चाहूँगा कि एक ऐसा केस दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसको छावला रेप केस भी कहते हैं। दिल्ली के अंदर एक इलाका है छावला और उसके अंदर एक अपराधी ने अपराध किया, उसके बाद उस लड़की को रेप करके, मर्डर करके खेतों के अंदर डाल के वो चला जाता है। इसके अंदर जो वो दिल्ली का ट्रायल कोर्ट है, वो मौत की सज़ा देता है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट उसको कन्फर्म करता है और वो सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट में जब वो आता है तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी मौत की सज़ा को सिर्फ़ ख़त्म नहीं करता, उस आदमी को छोड़ देता है और ये बोलता है कि इसके खिलाफ कोई भी देश के अंदर कोई भी इसके अंदर कोई भी अभी तक हमको कोई एविडेंस नहीं मिला है। जैसे ही वो छूटता है, बड़ा इसमें एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है कि भारत सरकार जो है यूनियन ऑफ इंडिया इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा जाती है और बोलती है कि इस आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये बात चली रही होती है, उस बीच में उस अपराधी को छोड़ दिया जाता है और वो अपराधी बाहर निकलते ही एक दूसरा क्राइम करता है। तो ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहाँ पर कोर्ट की इंटरप्रिटेशन और कोर्ट की जो रीज़निंग है, वो कहीं नहीं दिखी। सामने से जो किसी इंसान को छोड़ा गया, कोर्ट द्वारा छोड़ा गया, माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा छोड़ा गया और उसने बाहर आते ही दूसरा क्राइम किया। और इसीलिए हर केस को एक एंगल से देखना चाहिए कि क्या इस किसी भी अपराधी का अ, अपराध करने का तरीका, अपराध किसके अगेंस्ट हुआ, ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, ना कि उसके कास्ट को, उसके बैकग्राउंड को, उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देख। नहीं तो न्याय जो हाई कोर्ट ने जो कहा वो ठीक है, आपने कहा कि वो तय करता है कि दोनों चीज़ें बराबर दिखें। लेकिन अब इस सब आप पूरे मामले को आप देखेंगे तो इससे मैसेजिंग क्या लगेगी? मैसेजिंग तो इसमें यही लग रही है कि आप भाई उसको बोल रहे हैं कि ब्रूटैलिटी नहीं हुई है, आप उसके आर्थिक आधारों का हवाला दे रहे हैं, आप उसके परिवार के बयानों का हवाला दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं उस वो जो न्याय है उसकी जो गंभीरता है, क्या उसको कम नहीं कर रही है वो? कोर्ट को और बिल्कुल, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्या इन सब मामलों में? देखिए बिल्कुल, बिल्कुल है ये इस तरह की जो जजमेंट होती हैं, वो एक प्रेसिडेंट की तरह काम करती है आने वाले केसेस में। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही मैं कहूँगा कि काफ़ी कन्फ्यूज़िंग स्टेटमेंट है और इसके ऊपर कोई भी गाइडलाइन नहीं है अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रूटैलिटी की क्या डेफ़िनिशन होनी चाहिए, ब्रूटैलिटी के क्या मायने होने चाहिए, क्या ग्रेविटी होनी चाहिए। बहुत टाइम से हमारे देश के अंदर नेशनल सेंटेंसिंग पॉलिसी की डिमांड हो रही है। कि एक नेशनल सेंटेंसिंग पॉलिसी हो जिसका हवाला देते हुए न्यायपालिका जो है किसी को सज़ा देने के लिए बाध्य हो। वो सब हमारे देश में जब तक नहीं आएगा, इस तरह की जजमेंट्स आती रहेंगी। और इस तरह से जब जजमेंट आती है तो जो आने वाले जो और अपराध होते हैं उसके अंदर ये जजमेंट का हवाला देते हुए दूसरे लोगों की भी सज़ा कम की जा सकती है। तो एक तरफ तो स्टेटमेंट का हम ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है हम इसको देखें
और दूसरी तरफ अगर हम जजमेंट के फाइनल कंक्लूजन को देखें, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर इस स्टेटमेंट को देने के बाद अगर जज साहब जो है वो इसके अंदर सज़ा को कम करके 20 साल, 14 साल ऐसी कुछ सज़ा दे देते और ये ना बोलते कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तब इसके मायने बहुत अलग होते। लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब नेचुरल लाइफ तक हो जाता है। तो मतलब आने वाले जो केस हैं, उनके लिए ये बचने का रास्ता तो नहीं दे दिया है ना हाई कोर्ट ने, या ऐसे और केसेस के ज़रिए मिलता हो नहीं, उनको? ये क्योंकि बिल्कुल एक इस रास्ता इस है। केस में भी मतलब हवाला दिया गया है कुछ केसेस का, पिछले केसेस का, तो आप उन केसेस का हवाला देके न्याय को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो कोर्ट उसको लग रहा है कि और हल्का करने की कोशिश कर रही है। जी, बिल्कुल, देखिए शिव, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि इस तरह की जजमेंट बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह काम करती हैं और जो पुराने केसेस का हवाला न्यायपीठ ने दिया है, वो पुराने केसेस के अंदर भी यही बात लिखी है कि ब्रूटैलिटी वर्सेस ब्रूटल क्राइम, और यही मैं कह रहा हूँ कि इस पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है, ये अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है कि जब भी ये किसी जज के पास जाएगा जो सज़ा देने की पोज़ीशन में है, वो इसको हर जज अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा कि क्या ब्रूटल क्राइम होना ज़रूरी है या ब्रूटैलिटी होना ज़रूरी है। हो सकता है कि क्राइम इतना ब्रूटल हो जो हम किसी इंसान की ब्रूटैलिटी ना दिखाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतने ब्रूटल केसेस होते हैं, इतने ब्रूटल मर्डर होते हैं, लेकिन वो एक सिंपल मर्डर की तरह उसको ट्रीट किया जाता है और उसके अंदर भी एक रिलैक्सेशन देके या फिर एक विंडो देके पनिशमेंट कम कर दी जाती है और डेथ पेनल्टी की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर उससे कम पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी अलग है जजमेंट के कॉन्क्लूजन से। जजमेंट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, जो कि मेरे हिसाब से अपने आप में बहुत हार्श पनिशमेंट है। अच्छा, अब जो पीड़िता के माता-पिता हैं, उनके पास अब क्या कानूनी रास्ते हैं इस मामले में आगे, वो और क्या कर सकते हैं? या मध्य देखिए प्रदेश सरकार जो है, वो क्या कर सकती है इस मामले में? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के पास अभी अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट आ सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट में आकर वो दोबारा से मौत की सज़ा के लिए प्लीड कर सकती हैं। यहाँ पर कोर्ट को कन्विंस कर सकती हैं कि ये केस बहुत ही इसमें एग्ग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस ज़्यादा हैं। केस का जो नेचर है उसके हिसाब से डेथ पेनल्टी दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते अभी भी खुले हैं उनके लिए, और इसमें स्टेट खुद भी आ सकता है या फिर जो पीड़िता के माता-पिता हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। नहीं, कोर्ट ने जैसे बात कर दी कि आरोपी जो है वो दोषी, अब तो कहना चाहिए उसको कि दोषी जो है वो अनुसूचित जाति का है, बहुत गरीब है, तो यही कोर्ट को पीड़िता के लिए भी देखना चाहिए था कि वो भी बहुत गरीब है, और ये सब कोर्ट को क्यों नहीं नज़र आया? खैर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि लगातार कोर्ट ने इस तरह के फैसले दिए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा बोला हो। इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले अभी एक जजमेंट में बोला था कि जो है पीड़िता के अगर आप स्तनों को पकड़ते हैं या उसके पजामे को नाड़ा तोड़ते हैं तो वो रेप की कोशिश नहीं है, जबकि उसमें आरोपी पीड़िता को खींचकर पुल के नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके नाड़ों को तोड़ा, तो इससे ज़्यादा और क्या चीज़ें ज़रूरत थी? अभी अ, एक और केस था जिसमें रेप के लिए खुद पीड़िता को ही बता दिया कि आप ही की वजह से ऐसा हुआ है, आप ही की गलती थी। तो कोर्ट जो है कि वो संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाती ऐसे मामलों पर, और ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाई जाने की ज़रूरत है महिलाओं से जुड़े ऐसे मामलों में तो? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा कि जज जो है और नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है हमारा, वो हमेशा एक डेटा निकालता है हर साल, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनकी संख्या हमेशा बढ़ती जा रही है। ठीक है? उसके बावजूद भी अगर हमारे देश के जजेस जो हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट रखते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, तो वहाँ पर एक सेंसिटाइज़ेशन का लैक दिखता है। शायद उनको समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य है वो उस वक़्त पे ये भूल जाते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। हालाँकि ये जो आपने इलाहाबाद का हवाला दिया, ये इलाहाबाद का जो केस है, इसके अंदर बिल्कुल ये एक संवेदनशील मामला था। ये सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस इलाहाबाद हाई कोर्ट को के जज को फटकार भी लगाई। सरकार भी। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि ये पॉक्सो का मामला था, तो शायद जो न्यायाधीश जो थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो ये कहना चाह रहे होंगे कि वो रेप नहीं है लेकिन एग्ग्रेवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस है, जो एक अपराध पॉक्सो के अंदर डिफाइन है। लेकिन शायद कुछ शब्दों का कुछ इस तरह का इंटरप्रिटेशन हुआ कि वो चीज़ सही से निकल के सामने नहीं आई।
जिस केस का आपने बाद में हवाला दिया कि जहाँ पर लड़की के ऊपर ही ये बोल दिया जाता है कि वही रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह की स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी कोर्ट को देने से बचना चाहिए। का न्यायपालिकाओं का काम ये है कि उसको केस टू केस बेसिस पर फैसला देना होता है, ना कि वो समाज के खिलाफ या समाज के पक्ष में या उनके किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई भी टिप्पणी करे। अगर वो टिप्पणी करते हैं, तो इसका जो संदेश है, वो यही जाता है कि शायद जजेस इतने सेंसिटिव नहीं हैं अपने काम को लेके और अ, जो लोगों का जो ट्रस्ट है न्यायपालिका के ऊपर, वो भी कहीं न कहीं कमज़ोर होता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी न्यायाधीश इस तरह के केसेस सुनते हैं, उनका कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो ज़्यादा संवेदनशील रहें। ये बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं। इसमें कास्ट, क्रीड, जेंडर इन सब से हट के उनको केस से के अंदर क्या ग्रेविटी है, केस के क्या मायने हैं, उन सब के ऊपर बात करनी चाहिए। तो रोहित कुमार का साफ कहना है कि अदालतों को ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है और महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर और गंभीरता बरते जाने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, शिव।